नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। नेशन लाइव की ड्राइव नो योर स्कूल को आगे बढ़ाते हुए अभी हम मौजूद हैं अशोका इंटरनेशनल स्कूल में। यहाँ शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्कूल की डायरेक्टर बनी हुई हैं मिसेस विजय शर्मा। आइए इनसे बात करते जानते हैं कि क्या विचार हैं शिक्षा पर। नमस्कार मैम, वेलकम टू आवर चैनल। नमस्कार मैम, क्योंकि हम शिक्षा पर चर्चा कर रहे हैं तो मैं जानना चाहूँगी आपके स्कूल के बारे में। जब स्कूल की स्थापना हुई थी तो क्या मन में लक्ष्य लेके चले थे? इनफैक्ट मैं एक टीचर्स की फैमिली को बिलोंग करती हूँ। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी नानी, मेरे पेरेंट्स दोनों और इवन माय हस्बैंड, हम सब शिक्षा से जुड़े हुए रहे हैं किसी न किसी रूप में। और ये हमारा मेरा और मेरे हस्बैंड का पोस्ट रिटायरमेंट वेंचर था कि जो कुछ हमने इतने दिनों में जब हम काम कर रहे थे जो कुछ सीखा तो उसको हम किसी न किसी रूप में अगर समाज को वापस दे सकें, तो ये लक्ष्य था हमारा, जिसके लिए हमने स्कूल बनाने की सोची। और ये थॉट चलता रहा कई साल तक, क्योंकि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमारी फैमिली ने, पूरी फैमिली ने हमें बहुत सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी और मॉरली भी। और फिर ये स्कूल एग्जिस्टेंस में आया। 2016 में शुरू किया हमने ये, विद अप टू 7th स्टैंडर्ड से शुरू किया था हमने। और ये सोचा था कि हम अपने ही बच्चों को 10th 12th तक लेके जाएंगे। और आज ये स्कूल CBSE से एफिलिएटेड है अप टू 12th स्टैंडर्ड। हमारा सेकेंड बैच 12th का निकलेगा। और आई मीन वी आर जस्ट 6 years old running into 7, but still I think we are trying our level best कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें। जी मैम, जब एक स्कूल को हम खोलते हैं, जब एक स्कूल जैसी चीज़ जो कि चीज़ों मतलब बच्चों के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे उनको सब चीज़ मिलती है, एजुकेशन, मोरल वैल्यूज़, कुछ भी हम जिसकी भी बात करें, तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं? चैलेंजेस तो डे टू डे होते हैं जी। और मैं उन्हें चैलेंजेस नहीं कहूँगी। देखिए, ये तो छोटी मोटी हर्डल्स होती हैं जो आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो आती हैं जी। अगर आपका लक्ष्य आपके सामने क्लियर है तो आपका हर काम उसके अनुरूप होगा। तो जैसे हमारे स्कूल के लोगों में ही निहित है कि बच्चे जो हैं वो सुशिक्षित, सुसंस्कारित और सुसक्षम होंगे। तो हमारी सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूँगी कि हमने शिक्षित ना करके हमने सुशिक्षित क्यों कहा। देखिए, एक हैकर भी शिक्षित होता है ना, उसकी भी टेक्निकल नॉलेज अच्छी होती है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चे इस जागरूकता के साथ पढ़ें कि जब वो सफल हो जाएं, अपना जीवन यापन कर रहे हों, तो वो जो भी काम करें वो पूरी निष्ठा, समर्पण के साथ करें। और हर वक्त इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए करें कि उससे किसी का कोई नुकसान ना हो और वो समाज के हित में उनके कार्य हों। तो इसलिए हमने सुशिक्षित रखा। सुसंस्कारित, देखिए बड़ा फैड है आजकल के जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हों, और इंग्लिश मैं मानती हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, आने वाले समय में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है, तो हम भी उसको प्रमोट करते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहती कि बच्चे जब सफल हो जाएं तो वो अपनी जड़ों से ना जुड़े हुए हों। तो बच्चा अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। और इसलिए हम बहुत सारे जो लोकल फेस्टिवल्स भी मनाते हैं, और हम वो मनाते हुए अपने जो बच्चों के पेरेंट्स हैं या उनके रिलेटिव्स हैं उनको भी इन्वाइट करते हैं। बच्चे को अपनी धरोहर के बारे में एक सेंस ऑफ प्राइड होना चाहिए। कल को जब वो सफल हो जाए तो वो अपने गांव में, अपने शहर में, अपने परिवेश में, अपने वातावरण के बारे में शर्मिंदगी ना महसूस करे। उसको जो हमारे धरोहर है उसके बारे में उसको गर्वित महसूस करे। तो ऐसा हम चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे सुसंस्कृत हों, हमारी जो रीति रिवाज हैं उनके प्रति, या जो हमारा रहन सहन का तरीका है उसके प्रति, वो उसको कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम गांव में रह गए हैं या ऐसा है, तो उसके प्रति उन्हें गर्व महसूस हो। और ऐसे ही हमारा तीसरा लक्ष्य है सुसक्षम। सुसक्षम मतलब हम बच्चे को सिर्फ सब्जेक्ट नहीं सिखा रहे हैं, उसको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं सिखा रहे हैं।
हाँ, हम चाहते हैं कि उसका एक ओवरऑल होराइज़न, मेंटल होराइज़न बेहतर हो, और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, वो कला संस्कृति के क्षेत्र में भी उसको पूरी जानकारी हो, अपने सामाजिक परिवेश की जानकारी हो, ताकि वो आने वाली अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उन्हें पूरी जैसे कहते हैं ना कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उनको ले सके। सो ये हमारा लक्ष्य है, और हमारा हर एक्टिविटी जो है हम ये देखते हैं वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को सेटिस्फाई करती है। तो देखिए, चैलेंजेस तो बच्चों के साथ डील करते हुए, मैं उन्हें चैलेंज भी नहीं कहूँगी, बस वो छोटी मोटी जो मुश्किलें होती हैं वो तो माँ बाप को भी होती है ना। जब बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों और माँ बाप के बीच में भी डिफरेंसेस आते हैं, और अल्टीमेटली वो रिजॉल्व होते हैं। तो ऐसे ही स्कूल के साथ है। और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकती हूँ कि हमारे जो स्कूल का स्टाफ है, पूरा ही स्टाफ जो है हमारा, वो बहुत ही निष्ठा से, समर्पण से इन सब चीज़ों को आगे लेते हुए काम करते हैं, और इसलिए कहीं ज़्यादा हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती नहीं हैं, यही कहना चाहूँगी मैं। जी मैम, आपने काफ़ी अच्छी बात कही कि आप अपने जो स्कूल के बच्चे उनको बताते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे रूटेड रहना चाहिए, ग्राउंड पे रहना चाहिए। तो उसी में मेरा अगला सवाल कि पहले देखा गया है कि मोरल और एथिकल वैल्यूज़ को काफ़ी फोकस करते थे स्कूल्स, बट अब चीज़ें ना टाइम टू टाइम फेड हो रही हैं। तो लेकिन अशोका इंटरनेशनल स्कूल ने कैसे इस चीज़ को अभी तक बरकरार रखा हुआ है बच्चों में? देखिए, हमारे करिकुलम के कुछ हिस्से हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम लोकल फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, ताकि बच्चे अपनी जो हमारे जो लोकल रीति रिवाज हैं उनके प्रति उनकी जागरूकता हो, उनको पता हो, और वो उसको एंजॉय करना सीखें। और जहाँ तक सोशल वैल्यूज़ का सवाल है, हमने एक स्पेशल पीरियड है हमारा, जिसको हम CTIP पीरियड कहते हैं, दैट इज़ क्लास टीचर इंटरैक्टिव पीरियड। तो उसमें क्लास टीचर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, वो बल्कि बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। उसमें बच्चे, वो एक टीचर और सब्जेक्ट, जैसे क्लास टीचर और बच्चे के बीच का जो रिश्ता है उसको ज़्यादा मजबूत करने के लिए होता है। और इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो बच्चों के जो जिसको कहते हैं ना कि कोई इनर फियर्स होते हैं, इनर बिलीफ्स होती हैं, वो उन सब से उभरने में बच्चे को बहुत मदद करते हैं, क्योंकि वो अपने टीचर के साथ खुल के चीज़ें शेयर कर सकते हैं। शिक्षा पर चर्चा के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है स्कूल के प्रिंसिपल मिसेस राखी। आइए इनसे बात करते जानते हैं इनके क्या विचार है शिक्षा को लेकर। नमस्कार मैम, वेलकम टू आवर चैनल। ओके मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको कब लगा कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आना चाहिए और इसमें काम करना चाहिए? ये बहुत एक मेरी इनिशियल कॉलिंग थी, और मेरे चाइल्डहुड में ऐसा मुझे बताया जाता है कि मैं अपने कज़न्स को, अपने सिबलिंग्स को भी पढ़ाया करती थी। एंड आई थिंक मुझे बच्चों को मोटिवेट करना, उन्हें कोई ऐसी चीज़ जो मुझे आती है उनको समझाना, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। और मैंने बहुत ही जल्दी, इमीडिएटली आफ्टर माय ग्रेजुएशन, आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ गवर्नमेंट स्कूल। तो वहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में एज अ गेस्ट टीचर भी रखा गया, और वहाँ से लेके अब तक मेरी 22 साल की सर्विस हो चुकी है, जिसमें मैंने एक गेस्ट टीचर से, एक PRT से चलते हुए प्रिंसिपल तक के जर्नी को मैंने देखा है। और मुझे लगता है कि शायद यही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे अंदर से खुश रखती है, और मुझे लगता है कि मेरे आसपास के लोग भी वो फील कर पाते हैं। जी, तो मैम मैं इन 22 सालों की जो आपकी जर्नी रही है उसके बारे में जानना चाहूँगी कि सबसे पहले तो कैसी रही, और दूसरा कि कैसे कैसे चैलेंजेस आपको इसमें फेस करने को मिले? ये 22 साल की जर्नी मुझे मैं सच कहूँ तो बोलने में लगता है 22 साल, लेकिन शायद पलक झपकते ही चले गए हो, ऐसा लगता है। और इस सभी 22 साल में मैंने बहुत अलग अलग तरीके के बच्चों को पढ़ाया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट स्कूल में भी मैंने काम किया है। उसके बाद दिल्ली के वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स के साथ मैंने काम करा, और उसके बाद मैं एज अ प्रिंसिपलशिप पर आई। मगर एक चीज़ मैंने कॉमन देखी इस पूरी जर्नी में, वो ये है कि हर बच्चा सीखना चाहता है। एवरी चाइल्ड वांट टू लर्न, और उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी है कुछ नया जानने की। तो हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है वो एक रास्ता बनाता है बच्चों के दिल और दिमाग तक। जी। और इसी के साथ साथ 2018 में मुझे एक कॉलिंग आया कि मुझे कुछ गरीब बच्चों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो आफ्टर स्कूल से आने के बाद मैंने अपने आसपास के बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करा, और मैंने महसूस करा कि उनको भी मैं उतना ही
नॉलेज दे पा रही थी, या वो मुझसे उतनी ही नॉलेज दे पा रहे थे जितना कि बेस्ट दिल्ली के स्कूल के अच्छे घरों से आने वाले बच्चे कर रहे हैं। बिल्कुल। चैलेंज अगर मैं कहूँगी मुझे क्या रहा इस पूरी जर्नी में, तो चैलेंज ये रहा कि सभी बच्चों के पास सेम फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। तो कई बार कुछ ऐसे बच्चे पीछे छूट जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट हो, लेकिन उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ ना होने के कारण वो पीछे छूट जाते हैं। और आई थिंक मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आज हमारी गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है। जी। जैसे कि आपने देखा होगा कि 10th और 12th के जो बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट अराउंड 10,000 to 20,000 फंड्स दे रही है कि बच्चे कुछ अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और उसको मार्केटेबल बनाएं। इसी के साथ अटल टिंकरिंग लैब। बिल्कुल। तो ये एक ऐसा मुझे लगता है कि मेरे को मैं देख पाई, आई एम रियली लकी कि मैं इसको देख पाई अपनी ही प्रोफेशनल लाइफ में कि इसका सोल्यूशन जी। निकल कर आया। और इसके अलावा मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब बच्चे सीख रहे हैं, अगर उनसे हम सीखने की कोशिश करें, उनके सामने नादान बन जाए, चाहे वो एज अ मदर हो, चाहे वो एज अ टीचर हो, और जब वो कॉन्फिडेंटली हमें पढ़ाते हैं, आई थिंक वहाँ जो वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, कुछ सीखने के बारे में उनकी पॉजिटिविटी बढ़ती है, वो एक मैंने इस जर्नी में सीखी जी। कि मुझे ऐसा लगता है 22 सालों में कि शायद हमें बच्चों को सिखाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। तो वो मैंने मेरी ज़रूर लर्निंग रही। जी। मैम वाकई हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे स्टेप्स ले रही है, लेकिन फिर भी मैम ऐसा क्यों देखने को मिलता है कि आजकल अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो कि हायर स्टडीज़ के लिए फॉरेन कंट्रीज़ को ही प्रेफर करते हैं, तो उसका क्या कारण हो सकता है? इसमें जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कहीं एक तो है स्टेटस सिंबल भी उसका एक रीज़न है कि समहाउ ये एक ट्रेंड हो गया है कि आपके बच्चे बाहर जाके पढ़ते हैं तो आपने बहुत अच्छी उनकी परवरिश करी। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये, दूसरा ये है नई शिक्षा नीति के आने से पहले जी। NEP 2020 से पहले अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ गिने चुने लोग थे जो इनोवेटिव टीचिंग, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, रिसर्च बेस्ड लर्निंग, रिसर्च बेस्ड टीचिंग, इसके ऊपर बहुत कम गिने चुने स्कूल्स ही काम कर रहे थे। लेकिन NEP ने हमें बहुत एक्सपोजर दिया है और इसके अंदर वो सारे रास्ते अब हमारे लिए खुल गए हैं, एज अ स्कूल हमारे लिए खुल गए हैं कि हम इसको अब स्कूल में प्रैक्टिकली कर सकते हैं। जी। तो जो मेरा जो विजन कहता है कि आने वाले शायद 4-5 सालों के अंदर ये सिचुएशन बदलेगी। बिल्कुल। उसके 2 रीज़न हैं। पहला रीज़न ये है कि अब स्कूल ही इसको करने के लिए उसको फ्रीडम है, उसको गाइडलाइंस हैं, और बोर्ड और ये जो एक रोटन लर्निंग था, ड्राई टीचिंग, उसकी वेटेज कम हो गई। बिल्कुल। उसी के साथ साथ जो अब्रॉड बेस्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, अब वो बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज लेकर आ रही हैं। तो अब आज इस समय में ऐसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं कि 1 ईयर बच्चा इंडिया में ही रहकर ऑनलाइन अपना कवर कर रहा है और 1 ईयर शायद वो बाहर जाकर प्रैक्टिकल कर सकता है। तो वो ना केवल बाहर की कंट्रीज़ के लिए ओपन होगा, बट वो हमारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो एक्सचेंज प्रोग्राम बिल्कुल। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर जाने का ट्रेंड है वो NEP के थ्रू ज़रूर हमारा कम होगा। जी। तो मैम आपने बात करी नई शिक्षा नीति की, तो इसमें मैम प्रैक्टिकल लर्निंग पे काफ़ी फोकस किया गया है, ऑल्दो पहले भी किया जाता था, बट अब देखा जा रहा है कि ज़्यादा इसकी तरफ मूव कर रहे हैं बच्चे। तो आपके स्कूल में, अशोका इंटरनेशनल स्कूल की हम बात करें, तो इसमें टीचर्स का कितना रोल रहता है? मुझे लगता है कि किसी भी स्कूल में टीचर बैकबोन है। जी। ये इस बिल्डिंग को स्कूल बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो हमारा टीचर है। बिल्कुल। और हमने इस बार ये पावर भी देखी अपने स्कूल टीचर्स की कि ओवरनाइट हमारे टीचर्स ने लॉकडाउन में जूम पर जाना, जूम सीखा, जूम से क्लासेस लेना सीखा। जहाँ पर वो 30 बच्चों को 1-to-1 फेस टू फेस पढ़ा रहे थे, बिल्कुल। वहाँ उन्होंने उनको म्यूट करके माइक्रोफोन ऑन करके भी पढ़ाना सिखाया। जी। तो टीचर्स आर द रियल चेंज मेकर्स। बिल्कुल। और एक बीच में एक पहल भी स्टार्ट हुई थी कि जिस तरीके से डॉक्टर के लिए हमारा है DR, और हम लोग हर इंजीनियर्स के लिए हम लोग बोलते हैं DR इंजीनियर्स, तो टीचर्स के लिए भी एक एब्रीविएशन TR होनी चाहिए। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं उनके पीछे तो टीचर्स ही हैं। बिल्कुल। तो NEP हो या कोई भी पॉलिसी हो जो एज अ प्रिंसिपल मैं सोचती हूँ कि मेरे स्कूल में होनी चाहिए, उसके पीछे जो
जो रियल फैक्टर है वो टीचर्स हैं। और वी आर इन अशोका इंटरनेशनल, आई कैन ऐड टू दिस कि व्हाट इज़ अ चेंज मेकर हियर इज़ दैट वी ऑल आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट फैमिली। बिल्कुल। So that is a difference when I meet teachers and when I am working with them। तो मुझे लगता है कि जो मेरे टीचर्स हैं वो इसको एक घर समझ के या अपना काम समझ के यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। उनको ऐसा नहीं लगता कि 9 to 2 की जॉब है। दे आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट बिकॉज इट इज़ गिव एंड टेक। जिस तरीके से स्कूल मैनेजमेंट आपको कंफर्ट जोन देता है या आपको आपकी प्रॉब्लम्स, आपके चैलेंजेस में आपके साथ खड़ा होता है, तो टीचर्स भी आपके स्टूडेंट्स और आपके स्कूल के साथ खड़े होते हैं। तो वो ज़रूर मैं कहूँगी कि हाँ, अशोका इंटरनेशनल में कुछ स्पेशल है। जी मैम, जैसे एक वोकेशनल स्किल्स और प्रैक्टिकल स्किल्स, ये चीज़ें कितना मैटर करती हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में? जी, स्किल डेफिनेटली आज के समय पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। उसका रीज़न है गिग इकोनॉमी। आप सभी जानते हैं कि आज के समय पे कोविड ने खैर बहुत इस टर्म को हाईलाइट करा, वर्क फ्रॉम होम। बिल्कुल। तो आज कंपनीज नहीं चाहती हैं कि वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करें, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें और फिर लोग वहाँ ट्रैवल कर कर आएँ, पॉल्यूशन क्रिएट करते हुए आए, ट्रैफिक जैम करते हुए आए और फिर वहाँ जाकर काम करें। तो गिग इकोनॉमी में अगर आपको सर्वाइव करना है जी, तो आपके अंदर स्किल होना, कोई एक स्पेसिफिक स्किल होना बहुत रिक्वायर्ड है। तो नई शिक्षा नीति ने एक तो इस पे बहुत काम करा है कि हमें स्कूल के अंदर ही, अपने करिकुलम के अंदर ही अलग अलग स्किल्स को इम्बाइब करने की हमारे को फ्रीडम है। अब इसके अंदर बात करते हैं कि स्किल किस तरीके से बच्चों के लिए यूज़फुल है। तो अगर एक बच्चा है जिसको हम 6 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं या 5 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वो ही बच्चा जो 6 सब्जेक्ट पढ़ रहा है या 5 सब्जेक्ट पढ़ रहा है, वो किसी एक में तो बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है, लेकिन वो बाकी में एवरेज ला रहा है। तो नई शिक्षा नीति से पहले या जब हम स्किल के ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे, तो हम उस बच्चे के एवरेज मार्क्स के बेसिस पर उसको कैटेगराइज करते थे। जी, लेकिन जब से स्किल की बात होने लगी है, अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गई है, तो अगर एक बच्चा को करिकुलर एक्टिविटी में भी अच्छा कर रहा है तो उधर फोकस एज अ स्कूल हमारा भी जाता है, पेरेंट्स का भी जाता है। एज अ रिजल्ट बच्चे को नर्चर होने का मौका मिलता है। ऑफ कोर्स स्कूल ने टेक्नोलॉजी पे बहुत काम करा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही हो, पाइथन हो, ये जब से हमारे करिकुलम में आ गए हैं, तो जो हमारी बुक्स थी, आउटडेटेड चीज़ें जो हम पढ़ा रहे थे, अब वो चेंज होकर उन स्किल्स के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं थ्रू एनसीईआरटी बुक्स, जो कि डिमांड है। बिल्कुल। और जब हम कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं तो हम हमेशा ये सुनते हैं कि व्हाट यूनिवर्सिटीज़ और व्हाट एम्प्लॉयर्स वांट फ्रॉम स्कूल। बिल्कुल। तो उनकी हमेशा से ये डिमांड होती है कि कॉन्सेप्ट शायद हम भी पढ़ा देंगे, पाइथन शायद हम भी पढ़ा देंगे, लेकिन क्या आप एक बच्चे को लाइफ लॉन्ग लर्नर बना सकते हैं? क्या आप एक बच्चे के अंदर कुछ नया पढ़ने की इच्छा और कुछ नया करने से ना डरना कि अच्छा आज ये बुक पढ़नी पड़ रही है, तो उसको एक क्रेज़ हो कुछ नया सीखने का। तो मुझे लगता है कि स्कूल आज के समय पे इसको काम कर रहे हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में फिर कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग। तो कॉम्पिटेंसी में ये चीज़ है कि बच्चे को हमने जो पढ़ाया उससे उसके अंदर क्या स्किल डेवलप हुई, तो उस पर फोकस किया जाता है। जी, जैसे कि आपने आज मुझे पता चला कि आप बायो लैब में भी गए थे, तो आपने वहाँ देखा कि बच्चे फ्लावर का डाइसेक्शन कर रहे हैं, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ टीचर का जो रोल था वो लगभग एक मोटिवेटर था। बिल्कुल। वो टीचर साइड में थे और बच्चों ने ही वो सारा आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो ये एक स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, 21st सेंचुरी की हम बात करते हैं। इसी तरीके से हमारे बच्चों ने प्लास्टिक का विकल्प दिया कि उन्होंने नेचुरल स्ट्रॉ बनाई, तो ये भी एक लीडरशिप है। कहीं ना कहीं हम बच्चों को ये एक सेंस दे रहे हैं कि अगर आपको आने वाले समय में विनर रहना है, लीडर रहना है, तो आपको कोई सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया में इतनी सोशल प्रॉब्लम्स हैं कि अगर हर इंडियन किसी एक सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन निकाले तो इंडिया में कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रह सकता। बिल्कुल मैम। तो मैं समझती हूँ कि अशोका इंटरनेशनल में हम इसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। जी मैम, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूँगी कि बीइंग एज अ प्रिंसिपल, एक जो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, इंडिविजुअल इंटरेक्शन तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल इंटरेक्शन के बारे में जानना चाहूँगी कि वो कैसा आपके साथ बच्चों के साथ आपका? जी,
ये सच में ये पूरे स्कूल के पूरे वर्किंग में ये सबसे अच्छा टाइम होता है मेरा जी। जब मैं जाती हूँ। तो इसमें लाइक आपको पता होगा कि स्कूल में कभी कभार टीचर लीव ले लेते हैं बिल्कुल। बिकॉज ऑफ देयर फैमिली कमिटमेंट और सम इमरजेंसी। तो एक तो मैं कोशिश करती हूँ कि उस समय मैं ज़रूर बच्चों के बीच में जाऊँ, तो मुझे पता चलता है कि ओवरऑल वो क्या पढ़ाई कर रहे हैं और क्या उनका चैलेंजेस हैं, क्या उनके सक्सेस हैं। तो एक तो वो मेरा एक रूटीन रहता है कि मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में कम से कम कुछ क्लासेस में मैं ज़रूर जाऊँ, विज़िट करूँ, और वही टाइम होता है जब मैं अपना विजन और मिशन उनको बताती हूँ। बिल्कुल। दूसरा हमारे स्कूल में भी और वैसे हर स्कूल में स्टूडेंट काउंसिल होती है। तो स्टूडेंट काउंसिल का मेरा अपना एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, जिसमें मैं खुद उसमें जुड़ी हूँ। हमारे स्कूल में कोई भी इवेंट होता है, कोई भी एक्टिविटी होती है, तो वहाँ सबसे पहले मैं स्टूडेंट से आइडियाज़ कलेक्ट करती हूँ कि लाइक अभी चिल्ड्रन डे आ रहा है, तो हमने बच्चों से ही पूछा कि आप कैसे चाहते हैं कि कैसे ये सेलिब्रेट करा जाए, जिसमें बच्चे अपने ओपिनियंस देते हैं। जी। इससे एक तो रेटिंग बच्चों को समझ आती है कि विच आइडिया इज़ मोर प्रैक्टिकल। दूसरा क्या है कि बच्चे जब खुद अपने आइडिया देते हैं तो वो इसमें वर्क करते हैं, ज़्यादा दिल से वर्क करते हैं रादर देन कि हम उन्हें बताएं कि उन्हें क्या करना है। बिल्कुल। तो इसमें मैं डे टू डे रूटीन में ही बच्चों को इन्वॉल्व रखती हूँ। हमारी स्टूडेंट काउंसिल का मोटो भी यही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, बेनिफिट फॉर ऑल एंड बेनिफिट ग्रोथ ऑफ ऑल। तो इसके अंदर जब हमारी मीटिंग्स होती हैं बच्चों के साथ, तो बच्चों का एक मिनट्स ऑफ मीटिंग रजिस्टर है, उसमें मेरे स्टूडेंट काउंसिल के ही बच्चे एजेंडा लिखते हैं, मुझे इनवाइट करते हैं, मैम मीटिंग है। सो मुझे लगता है कि मेरे स्कूल के हर हिस्से में बच्चों की इन्वॉल्वमेंट है, उनके सजेशंस हैं, और मैं सोचती हूँ कि एक अच्छा स्कूल कौन सा है। एक अच्छा स्कूल ये है कि जब आप स्कूल में एंटर करें तो आपको रिसेप्शन एरिया से लेकर और जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ तक सब जगह बच्चे ही ऑर्गेनाइज करते हुए दिखें, और यही कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग है और शायद यही स्किल और बेस्ड मैम शायद यही टू वे कम्युनिकेशन है। यही टू वे कम्युनिकेशन। ओके, थैंक यू सो मच मैम हमसे जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ बनने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफ अशोका इंटरनेशनल स्कूल, इनके जो विचार थे शिक्षा पर वो हमने आप तक पहुंचाए। ऐसे ही और अन्य वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेशन लाइव। धन्यवाद।